गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उस दिन हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के प्री के तथ्यात्मक तथ्यों पर हम लोगों ने बात किया था, डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके मेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। कल वीडियो नहीं मिल पाई आप लोगों को क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा मैं बारिश में भीग गया था, थोड़ा सा जुकाम और बुखार जैसा लग रहा था, तो मैं दवा लिया और मैं अब आराम है मुझे, मैं ठीक हूँ। लेकिन कल तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो क्लास नहीं कर पाया, जिसको आज मैं लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मित्रों, देर न करते हुए हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स के मेंस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। फंडामेंटल राइट मेंस में हर एक आर्टिकल को डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है समता का अधिकार। इसमें कहता है डाइसी एक संविधानविद है डाइसी, 19 वर्ग को नियम का प्रयोग घोषित किया है, जिसमें कि अनुच्छेद 14 समस्त नागरिक व गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, विधि की दृष्टि में समान है एवं इन सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। कानून की समक्ष समानता, ये ब्रिटेन की सामान्य विधि से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, परंतु जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून हो। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी या किन्हीं नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग, उत्पत्ति या जन्म के स्थान पर विभेद नहीं कर सकता। भाषा व निवास के आधार पर किया जा सकता है। राज्य की शक्ति को सीमित करने वाला मूलाधिकार। अनुच्छेद 16 कहता है लोक सेवाओं में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 का जवाब मेरे स्टूडेंट ने दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको बता दूं, मैंने पूछा था। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। समानता के इस मौलिक अधिकार के बावजूद आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, किंतु यह मौलिक अधिकारों के विपरीत नहीं है, क्योंकि आरक्षण समानता करने के लिए है। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए 1950 से 1960 में एससी तथा एसटी के लिए क्रमशः 15% एवं 7.5% संघ की सेवाओं में लागू किया गया था। कालांतर में अन्य पिछड़ों को भी आरक्षण का लाभ देने का उपक्रम किया गया है, जिसके लिए 3 पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहला है कालेलकर आयोग 1953, दूसरा है वीपी मंडल आयोग 1979, तीसरा है न्यायमूर्ति प्रसाद आयोग 1993। मित्रों, एक एक तथ्यों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के मेंस में काम आएंगे। काका एवं मंडल आयोग के लिए पिछड़े वर्ग का आधार सिर्फ जाति को माना, अतः इनकी सिफारिशें लागू नहीं की गईं। काका एवं मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं की गई, किंतु 1989 में राजनीतिक विवशता के कारण प्रधानमंत्री वीपी सिंह को मोरारजी देसाई द्वारा गठित मंडल आयोग की सिफारिशें अक्षरशः लागू कर देनी पड़ी। इसका घोर विरोध हुआ, क्योंकि नंबर 1 आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु राजनीतिक लाभ हेतु हर बार इसे बढ़ाया जाता रहा, जो आज तक आप लोग देख रहे हैं। आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए अनुच्छेद 334 में 8वें संशोधन 1959 द्वारा 20, 23वें 1969 द्वारा 30, 45वें संशोधन 1980 द्वारा 40, 62वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 50 और 79वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा 60 वर्ष किया गया। आरक्षण व्यवस्था से अब तक वंचित वर्गों को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कारण सामाजिक वैमनस्य एवं विषमता बढ़ी है। पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को माना जाता है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण की मात्रा 70% से भी ऊपर बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ या मंडल आयोग निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति जनजाति को मिलाने वाले आरक्षण पर कोई विवाद नहीं है, अतः उनका 22.5% आरक्षण जारी रहेगा। सरकार अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दे सकती है, किंतु आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान है तो सिर्फ जातिगत आधार ही उचित नहीं है। अन्य पिछड़ों के मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार एक अन्य आयोग गठित करे। अतः 1993 में न्यायमूर्ति RN प्रसाद आयोग का गठन हुआ, जो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्होंने रामनंदन कमेटी की सिफारिशों को क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अर्थात पिछड़ों में जो संपन्न है उन्हें क्रीमी लेयर या मलाईदार परत माना जाएगा और संघ की सेवा में इन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। वह हैं उच्च संवैधानिक अधिकारियों की संतानें,
नंबर 2 प्रथम व द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की संतानें। नंबर 3 सेना व अन्य सशस्त्र बलों में कर्नल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संतानें। नंबर 4 वह व्यक्ति जो कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक आय करते हों। वर्ष 2005 में यह सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख वार्षिक कर दी गई है, अतः यह आमदनी लगातार कम से कम 3 वित्त वर्षों तक होनी चाहिए। आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में कितनी राशि पर से अधिक कितनी राशि को बढ़ाया गया जिस पर हम लोग आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पहले 2.5 लाख थी, वर्तमान में कितनी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वह व्यक्ति जो 5 लाख से अधिक तक संपत्ति कर देते हों। 2005 में यह सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई। वह कृषक परिवार जिनकी कुल भूमि का 80% से अधिक राज्य चकबंदी एवं हकबंदी कानून के अनुसार सिंचित क्षेत्र है। इस आयोग ने अन्य पिछड़ों को निम्न में भी आरक्षण देने का विरोध किया। नंबर 1 सशस्त्र सेना। नंबर 2 विमान चालक के पद। नंबर 3 वरिष्ठ शोध व संस्थान के पद। नंबर 4 प्रोन्नत के पद। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा प्रोन्नत में भी आरक्षण लागू कर दिया गया। मंडल द्वितीय एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अजीज पाशा बनाम भारत सरकार 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देते हुए अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया, किंतु सितंबर 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को दिए जाने को असंवैधानिक मानते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त कर दिया, जिसके विरुद्ध दायर अपील में 24 अप्रैल 2006 को सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा तो बहाल कर दिया, किंतु उसमें दिए जा रहे आरक्षण प्रावधान के औचित्य को निर्धारित करने हेतु एक 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया, जिसका निर्णय प्रतिलक्षित है। 2006 में ही मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह की पहल पर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अन्य उत्कृष्ट संस्थान जैसे एम्स, IIT, IIM इत्यादि में भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कुल सीटों का 27% आरक्षित कर दिया गया। इसे ही मीडिया द्वारा मंडल द्वितीय कहा गया, जिसके विरोध में 26 अप्रैल 2006 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेडिकल छात्रों द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शित किया गया। इस बीच इस मामले पर भी अदालत में एक याचिका दाखिल कर दी गई। साथ ही चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मानव संसाधन मंत्रालय की इस पहल पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी गई। नोट कर लीजिए आप लोग। पीठ न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी का स्थान। नंबर 1 एकल पीठ। नंबर 2 खंडपीठ। नंबर 3 या अधिक, इसको बोलते हैं टोलियांस पीठ। 5 या उससे अधिक पूर्ण पीठ। अब तक की सबसे बड़ी पीठ है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस 13 सदस्यीय पीठ थी जो इसने निर्णय लिए थी, 13 सदस्यीय पीठ थी। अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करने संसद में अलग से भी अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों को बहुत कठोर बनाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 पारित किया गया। इसमें अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर 6 महीने का सश्रम कारावास या ₹500 तक का अर्थदंड या दोनों ही देने की व्यवस्था की गई। अतः 1989 में श्री VP सिंह की सरकार ने हरिजन एक्ट लागू किया, जिसमें अस्पृश्यता के किसी भी रूप या आकार को या प्रकार को असंज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया। उक्त संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को आर्टिकल 25 द्वारा दिया गया। मूल अधिकार के इस वर्ग में जिन उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है वह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली विभेदात्मक उपाधियाँ थीं, जैसे खान बहादुर, राय बहादुर, साहब बहादुर, नाइटहुड, OBE ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मतलब इसका होता है। किंतु शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियाँ विधिमान्य हैं, जैसे कैप्टन, डॉक्टर, आचार्य, इंजीनियर इत्यादि। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें पद्म विभूषण पुरस्कारों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। पूर्व में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार 1978 में पद्म पुरस्कारों के राजनीतिक दुरुपयोग के कारण इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में पद्म विभूषण पुरस्कारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यह उपाधियां नई अलंकरण है, जिन्हें भारत सरकार नागरिकों की ओर से विशेष व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए देती है। अतः यह विधिमान्य है, किंतु उपाधि न होने के कारण इनका प्रयोग नाम के साथ जोड़कर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार यदि चाहे तो ये इन्हें वापस ले सकती है। इस प्रकार मूल अधिकारों का प्रथम वर्ग समस्त नागरिकों में समानता और विधि के अधिकार की स्थापना करता है। नंबर 2 हेडिंग डालिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 मौलिक स्वतंत्रताएं
सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान की गई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार अनुच्छेद 19 वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार अनुच्छेद 19 वकीलों का स्वर्ग है। ये मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19(1) का वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) का शस्त्र रहित सभा करने का अधिकार जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो। आर्टिकल 19(1) का संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार जो विधि सम्मत हो। आर्टिकल 19(1) घा भारतीय राज्य क्षेत्र में निर्बाध आवागमन का अधिकार। आर्टिकल 19(1) अंगा भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी आवासित होने का अधिकार। आर्टिकल 19(1) छा कोई भी आजीविका अपनाने का अधिकार। यह महत्वपूर्ण है कि ये अधिकार असीमित, परम या सर्वोच्च नहीं हैं। इन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 16वें संविधान संशोधन 1943 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि निम्नलिखित आधारों पर अनुच्छेद 19 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1953 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि निम्नलिखित आधारों पर अनुच्छेद 19 की मौलिक स्वतंत्रताएं सीमित एवं नियंत्रित की जा सकती हैं। नंबर 1 विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध। नंबर 2 शांति सुरक्षा विधि एवं व्यवस्था। नंबर 3 सुसंस्कृति एवं मर्यादित आचरण। नंबर 4 न्यायिक अवमान एवं व्यक्तिगत मानहानि। जम्मू कश्मीर का राज्य क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र या अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में जैसे व्यक्तिगत संपत्तियां, निजी संस्थान व संगठन, रक्षा प्रतिष्ठान, अन्य सार्वजनिक संपत्तियां या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र आवास व आवागमन के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे केरल का कोवलम, शिवालिक का पर्वतीय प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का राज्य इत्यादि। शांतिपूर्ण सभा, धरना, प्रदर्शन, जलसा, जुलूस या अन्य प्रकार से विरोध प्रदर्शन करने वाले का अर्थ जन धन की हानि करना होता है। साथ ही कुछ आवश्यक सेवाओं या अन्य नागरिक और आपूर्तियों से जुड़ी व्यवस्था में हड़ताल पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसलिए संसद द्वारा एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट पारित किया गया। प्रेस न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रतिपादित किया गया कि अनुच्छेद 19(1) का के अधीन प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, जिसमें अंतर्गत 3 तत्व शामिल किया गया। नंबर 1 सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता। नंबर 2 सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 प्रकाशित सामग्री के प्रसार, विक्रय तथा प्रचार की स्वतंत्रता। न्यायिक निर्णयों द्वारा निम्नलिखित में प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया। नंबर 1 परिचालन की स्वतंत्रता। नंबर 2 संपादकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 3 बिना सेंसर या निर्बंधन के लिखने तथा प्रकाशित करने की स्वतंत्रता। नंबर 4 सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए प्रथम प्रेस आयोग द्वारा 1954 में प्रेस परिषद के गठन के लिए सुझाव पर 1956 में प्रेस परिषद अधिनियम पारित एवं प्रेस परिषद अधिनियम गठित हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष 28 सदस्य होते हैं। कोई व्यक्ति केवल 2 बार सदस्य बन सकता है। मित्रों, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट प्री कम टू मेंस बनते थे, प्री में मैंने उस दिन क्लास में डिस्कस किया था, मेंस में मैं आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ और आर्टिकल 20 मैं कल की क्लास में डिस्कस करूँगा। तो इस वैश्विक महामारी जिसका प्रसार पूरे भारत में चरमोत्कर्ष पर है, कल मैं बीमार हुआ तो मुझे लगा कि मैं कहीं कोविड-19 का शिकार तो नहीं हो गया हूँ, कि जुकाम था, गले में खराश थी, बुखार भी था, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद, माँ शेरावाली के आशीर्वाद से ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। मित्रों, आज मेरे दिमाग में एक प्रश्न निकल के आ रहा है कि नेपाल में जो आजकल चल रहा है केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच में जो चल रहा है, विवाद चल रहा है। प्रचंड जी चाहते हैं केपी शर्मा ओली 2.5 साल सरकार पूरी कर चुके हैं, अब 2.5 साल का कार्यकाल उनको दिया जाए। तो नेपाल का जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें चाइना और अमेरिका का हस्तक्षेप है। वो कहाँ तक नेपाल चाइना की तरफ झुक रहा है, कहाँ तक नेपाल अमेरिका की तरफ झुक रहा है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मौके पे रुझान क्या है। नेपाल का भारत के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ कैसा संबंध है और कौन कौन से प्रयोजन चाइना और अमेरिका मिलके नेपाल में करना चाहते हैं और नेपाल वाले किसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप हम लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप बताइएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आज का दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपको आज नहीं दूंगा। और अब बार फिर से मैं वीडियो समाप्त करते हुए आपके उत्तम
और मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।